आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कनकपुर की है। साल 1999, महीना सितंबर। बड़े नीम के पास गांव के लोग घेरा बनाकर खड़े हैं। इन सभी के बीच एक बाबा बैठा हुआ है जिससे सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। कतार में औरतें जो बाबा को अपनी समस्या बताते हुए समाधान मांग रही हैं। राधिका भी इसी कतार में खड़ी हुई है। राधिका थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही है। वह सोच रही है, पता नहीं बाबा क्या ढोंग करेगा, क्योंकि राधिका इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। तभी पीछे से राधिका की सास कजरी कहती है, घबराओ मत बहू, बस आशीर्वाद लेकर चलना है। तब ललिता यानी कि राधिका की सहेली बाबा के पैर छूकर कहती है, बाबा मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। तब बाबा मुस्कुराकर पास रखी अगरबत्ती देकर कहते हैं, इसे अपने घर में जलाओ, सोने से पहले सब ठीक हो जाएगा। ललिता अगरबत्ती लेकर चली जाती है। तब राधिका बाबा के पैर छूती है और कहती है, बाबा मुझे और मेरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना, बस यही चाहती हूँ। तब बाबा कहते हैं, बेटी मुझे नहीं लगता आने वाला समय तेरे परिवार के लिए ठीक रहेगा। तब कजरी डर कर कहती है, क्या होगा बाबा? तभी बीच में टोक कर राधिका कहती है, कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चलिए, मुन्ना रो रहा होगा। तब बाबा कहता है, बेटी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मगर कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। तब कजरी कहती है, मुझे आप पर यकीन है, हम आपके पास जरूर आएंगे। राधिका और कजरी घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है। राधिका चूल्हे पर खाना बना रही है। पास में ही कजरी और राधिका का पति मोहित खाना खा रहे हैं। कजरी कहती है, मगर बहू को ऐसा नहीं बोलना था। मोहित कजरी को शांत कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे घर और गांव में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो अब भला क्या होगा? और आपके कहने पर राधिका ने आशीर्वाद ले तो लिया। कजरी कहती है, सिर्फ 5 दिन रहेंगे बाबा, अकेले उस जंगल में मुझे डर लगता है, वहां पर जानवरों का। मोहित कहता है, वह रह लेंगे, उन्हें डर नहीं लगता। फिर कजरी उठकर हाथ धोकर कहती है, मैं और मुन्ना सोने जा रहे हैं, मेरे कमरे में तुम दोनों भी खाना खाकर सो जाना और दरवाजा ठीक से लगाना। आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद राधिका और मोहित अपने कमरे में हैं। राधिका बिस्तर ठीक कर रही है। तभी मोहित पीछे से आकर राधिका को अपनी बाहों में ले लेता है। राधिका शर्माते हुए कहती है, छोड़ो ना, काम करने दो। मोहित कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमारे बेटे को एक प्यारी सी बहन चाहिए? राधिका मुस्कुराकर कहती है, नहीं, अभी नहीं। मोहित कहता है, सच बताऊं, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वैसे मैं पहली बार नहीं कह रहा, मगर सच कहूं तो इस गांव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। राधिका नाराज होकर अपनी कोनी से मोहित के पेट में मारकर कहती है, अच्छा तो तुमने सभी औरतों को देखा है। मोहित राधिका को मनाते हुए कहता है, अरे मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। राधिका कहती है, अच्छा ठीक है। तभी अचानक बिजली चमकती है, जिससे राधिका को खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। राधिका थोड़ी सहम सी जाती है और कहती है, कोई है वहां पर? तब मोहित खिड़की पर जाकर देखता है और कहता है, कोई नहीं है। फिर थोड़ी दूर पर कोई जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख कहता है, हाँ था, कोई गांव का ही था, चला गया। राधिका कहती है, ठीक है, सो जाइए आप। दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बज चुके हैं। घने अंधेरे में जंगल के बीच राधिका का बेटा जमीन पर बैठा हुआ है। तभी कोहरे के बीच से एक काला साया बच्चे की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में खून से लहूलुहान कैंची बच्चे के सिर के पास लाता है और दूसरे हाथ में बच्चे के बालों को पकड़ता है। तभी राधिका की नींद खुल जाती है। राधिका पसीने से लथपथ बहुत डर चुकी है।
राधिका घड़ी में समय देखती है और इसे बुरा सपना समझकर पानी पीने के बाद सो जाती है। अगली सुबह राधिका किचन में चाय बना रही है। आंगन में कजरी तुलसी में गंगा जल चढ़ा रही है। फिर गंगा जल के लोटे को तुलसी के पास ही रख देती है। मुन्ना बगल की खटिया पर खेल रहा है। तभी राधिका किचन से चाय ले आती है। राधिका बाथरूम के सामने खून में लहूलुहान मोहित को देखकर घबरा जाती है। उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। कजरी जल्दी से मोहित के पास आती है और पूछती है, तुम्हारे ऊपर यह खून कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? तब मोहित कहता है, माँ यह बाल्टी में था, बाल्टी का रंग भी लाल था तो मुझे पता ही नहीं चला और मैंने पानी समझकर इसे अपने ऊपर डाल लिया। राधिका अचरज में पड़कर कहती है, मगर यह बाल्टी में आया कैसे? क्या यह सच में खून है? तभी आंगन के पास सड़क पर ललिता आती है, जो बहुत अजीब दिख रही है। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। मोहित की नजर ललिता पर पड़ती है। वह मोहित को देखकर मुस्कुरा रही है। मोहित कहता है, ललिता को क्या हुआ? राधिका कहती है, इसकी तो हालत खराब लग रही है। अचानक ललिता एक भयानक आवाज निकालती है और वहीं सड़क पर गिर जाती है। यह देख राधिका, कजरी और मोहित डर से जाते हैं। पड़ोस के लोग ललिता के पास आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। कजरी छत से कपड़े निकाल कर लाती है। बाथरूम के पास आकर सुनती है कि राधिका बच्चे को नहला रही है। कजरी बाथरूम के दरवाजे के पास आकर कहती है, बहू मुन्ना को ज्यादा रुलाना मत। अंदर से आवाज आती है, ठीक है माँ जी। फिर कजरी कमरे में कपड़े रख बाहर आंगन में आती है और खुद से कहती है, पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी वहां घर पर। तभी बाथरूम से बच्चे की रोने की आवाज आती है। कजरी कहती है, बहू मेरे मुन्ने को रुला मत। तभी राधिका बाथरूम की बजाय अपने कमरे से निकलती है। राधिका को कमरे से आता देख कजरी चौंक जाती है और डरते हुए कहती है, बाथरूम में बच्चे के साथ कौन है? इतना सुनकर राधिका और कजरी बाथरूम का दरवाजा पीटने लगते हैं। बाथरूम के अंदर बच्चा रो रहा है। राधिका रोते हुए कहती है, दरवाजा कैसे बंद हो गया अंदर से? तब दोनों मिलकर धक्का लगाती हैं। दरवाजे की कुंडी टूट जाती है। अंदर बच्चा अकेला रो रहा है। कजरी जल्दी से बच्चे को उठाती है और कहती है, तुम कमरे में क्या कर रही थी? राधिका कहती है, अस्पताल से मोहित जी का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी, मगर मुझे यह समझ नहीं आ रहा अंदर से मुन्ना ने कुंडी कैसे बंद की। शाम हो चुकी थी। मोहित कहता है, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? कजरी कहती है, मगर मैंने जब कहा कि मुन्ना को रुलाना मत, तब अंदर से आवाज आई, ठीक है माँ जी। जबकि बहू अपने कमरे में थी, तो फिर बाथरूम में से कौन बोला? मोहित कहता है, देखो माँ, यह सब आपका वहम है। मुद्दे की बात यह है कि ललिता अब नहीं रही। राधिका दुखी होकर कहती है, मगर उससे हुआ क्या था? उसकी हालत ऐसी कैसे हुई? मोहित हिचकिचाते हुए कहता है, पता नहीं, मगर डॉक्टर ने कहा है कल रात उसका बलात्कार हुआ था। यह सुन राधिका और कजरी अचंभित हो जाती हैं। कजरी कहती है, ऐसा कभी पहले इस गांव में नहीं हुआ। राधिका कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात जिसे देखकर मैं डर गई थी खिड़की पर, वो ललिता ही थी, शायद कहीं जा रही थी। मोहित आश्वासन देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, पुलिस उस हरामखोर को ढूंढ लेगी जिसने भी यह किया है। तब कजरी कहती है, हमें भी पुलिस को बताना चाहिए आज सुबह जो बाल्टी में खून था। मोहित कजरी को रोकते हुए कहता है, नहीं माँ, इस गांव में बहुत बड़ी घटना हुई है, वह भी हमारे घर के सामने। अगर हमने पुलिस को बाल्टी के खून के बारे में बताया तो पुलिस हम पर ही शक करेगी, इसीलिए हमें अभी चुप रहना होगा जब तक वह कातिल नहीं पकड़ा जाता। राधिका कहती है, ठीक है, आप मुंह धो लीजिए, खाना खा लीजिए। मोहित कहता है, ठीक है, ले आओ। अगले दिन दोपहर में राधिका और मोहित बाजार से सामान ले आते हैं। कजरी आंगन में आती है और राधिका से सामान का थैला लेकर कहती है, हे मैं भी तो देखूं, बहू करवा चौथ के लिए क्या क्या लाई हो? राधिका पूछती है, मुन्ना कहाँ है? मैं उसको ये खिलौना देकर आती हूँ।
मोहित किसी से फोन पर बातें कर रहा है। राधिका कजरी के कमरे में जाती है। बच्चा पलंग पर लेटा हुआ है। राधिका खुश होकर कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। फिर राधिका बच्चे को पलंग से गोद में उठाती है। राधिका को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। फिर राधिका की नजर पलंग पर पड़े हुए कटे बालों पर पड़ती है, जिसे देख राधिका चौंकते हुए उठाती है। बाहर आंगन में कजरी राधिका की नई साड़ी देख खुश होकर कहती है, बहुत ही सुंदर है। तभी राधिका बच्चे को गोद में ले कजरी के पास आती है और बालों को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, आप मुन्ना के बालों को काट रही थी। कजरी चौंकते हुए कहती है, यह क्या बकवास कर रही हो, मैं भला क्यों करूंगी। तभी मोहित फोन काट कर आता है और कहता है, क्या हुआ। कजरी अचरज में पड़कर कहती है, मगर मैं मुन्ना के बालों को क्यों काटना चाहूंगी। मोहित बच्चे के सिर पर देखकर कहता है, हाँ, बाल कटे तो हैं, किसने काटे। राधिका कुछ सोचती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और कहती है, मैंने परसों रात एक अजीब सा सपना देखा, जिसमें कोई काला साया था जो हमारे मुन्ना के बालों को काटना चाह रहा था। कहीं सपना सच तो नहीं। कजरी कहती है, मगर सपना कैसे सच हो सकता है। मोहित कहता है, यह सब छोड़ो, अभी इंस्पेक्टर का फोन आया था। एक अजीब बात सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ललिता की मौत परसों रात को 12 बजे हो चुकी थी। राधिका चौंकते हुए कहती है, मगर हमने उसे सुबह तक जिंदा देखा था। कजरी कहती है, जिंदा ही नहीं, वह तो चिल्लाई भी थी, और उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे कोई रहस्य लगता है। राधिका कहती है, इस सब का क्या मतलब निकलता है। कजरी कहती है, शायद कोई बुरा साया था ललिता में जो उसे यहां तक ले आया। मुझे समझ आ रहा है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इससे कोई शैतानी रूह कर रही है। बाबा ने आगाह किया था, वही हो रहा है, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। राधिका कहती है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो यह भी नहीं पता आत्माएं भूत होते हैं या नहीं। मोहित कहता है, देखो माँ, यह भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, ठीक है, जो समझना है समझो। फिर राधिका सामान को अंदर रख देती है। शाम को राधिका खाना बना रही थी। तब कजरी बच्चे को लेकर राधिका के पास आती है और कहती है, बहू, मैं ललिता के घर जा रही हूँ, बच्चे का ख्याल रखना, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, मुझे बुलाने मत आना। तब मोहित कहता है, माँ, मुन्ना को मुझे दे दो। कजरी बच्चा मोहित को दे देती है और चली जाती है। तब राधिका सोचती है, माँ जी जब भी पड़ोस में जाती हैं, मुन्ना को साथ लेकर जाती हैं, आज क्यों नहीं लेकर गई। थोड़ी देर बाद मोहित बच्चे को लेकर छत पर चला जाता है। खाना बनाने के बाद राधिका बर्तन समेट रही है। तभी लाइट जलने बुझने लगती है। यह देख राधिका असमंजस में पड़ जाती है। अचानक कजरी के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। राधिका दरवाजे के पास आती है और कहती है, कौन। मोहित जी, आप अंदर हो क्या। तभी दरवाजा हिलने लगता है, मानो कोई अंदर से ठोक रहा हो। राधिका डर कर दूर हो जाती है। अंदर से डरावनी आवाज आती है, मानो कोई राधिका को आगाह कर रहा हो किसी चीज के लिए। तभी मोहित बच्चे को लेकर राधिका के पास आकर पूछता है, क्या हो रहा है, आवाज कैसी है ये। अचानक सब शांत हो जाता है। राधिका डरती हुई कहती है, शायद कोई अंदर है। तब मोहित बच्चे को राधिका की गोद में देकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आता हूं। मोहित धीरे धीरे कजरी के कमरे की तरफ जाता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। राधिका को ऐसा प्रतीत होता है मानो मोहित मौत के आगोश में जा रहा हो। राधिका को कजरी के कमरे की खिड़की पर साफ साफ नजर आता है, कोई काला खड़ा है, मानो वह राधिका को नोच डालेगा। तब राधिका चिल्लाकर कहती है, वह खिड़की पर है, आप आ जाइए। मोहित राधिका के पास आकर उसे शांत करते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं है वहां। राधिका कहती है, मगर मैंने देखा, वह उस खिड़की पर था, मगर अब पता नहीं कहाँ है। मोहित कहता है, यह सब तुम्हारा वहम है,
क्योंकि तुम्हारी दोस्त ललिता के साथ गलत हुआ, जिसका सदमा लगा है तुम्हें। तब राधिका कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, वह वहम ही था। अब आप मुन्ना को लेकर जाइए और सुला दीजिए। मैं माँ जी को खाना खिलाने के बाद आ जाऊंगी। मोहित बच्चे को लेकर कमरे में चला जाता है। तब राधिका सोचती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या वहम है और क्या सच में। इसके सच को पता करके रहूंगी और मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। तभी कजरी आ जाती है। कजरी को देख राधिका बनावटी खुश होकर कहती है, माँ जी आपको देर लग गई, और वहां पर सब ठीक तो है ना ललिता के घर। कजरी चप्पल उतार कर कहती है, हाँ वहां सब ठीक है, अब मुझे खाना परोस दो। राधिका कजरी की चप्पल पर कुछ अजीब देखती है, फिर अंदर जाकर खाना परोसने लगती है। तब कजरी राधिका को एक इत्र की छोटी सी बोतल देकर कहती है, ये लो, कल करवा चौथ है ना, तो इसे अपने ऊपर जरूर छिड़कना। राधिका अचरज में पड़कर कहती है, मगर यह आप कहाँ से लाई। कजरी कहती है, अरे वही ललिता के घर के पास जो दुकान है ना, वहां पर ही था। मैंने सोचा तुम्हें करवा चौथ पर कुछ नया दे दूं, बस इसलिए ले आई। राधिका खुश होकर कहती है, ठीक है, मैं इसे जरूर लगाऊंगी। राधिका इत्र की बोतल लेकर कमरे में रख देती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले कजरी और राधिका किचन में है। कजरी राधिका को एक थाली में सूखे मेवे देकर कहती है, यह लो बहू, इसे तुम्हें दिन भर के लिए ऊर्जा मिलेगी। राधिका कुछ सूखे मेवे खाती है। सूखे मेवे खाने के बाद राधिका भगवान के सामने प्रार्थना करती है और दिन भर निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती है। तभी मोहित फोन पर बात करते हुए मोहित राधिका को देखकर कहता है, आज की रात हम दोनों की रात, तो बताओ आज रात का क्या प्लान है। राधिका शर्माते हुए कहती है, पहले तो मुझे अच्छा सा तोहफा चाहिए, फिर बताऊंगी प्लान। तभी कजरी घबराते हुए आती है और कहती है, बेटा सिद्धपुर अस्पताल में जाना होगा, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है। मोहित घबराते हुए कहता है, ठीक है, हम अभी निकलते हैं। कजरी मोहित को रोकते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी, बस मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। राधिका कहती है, नहीं माँ जी, हम सभी चलेंगे। फिर मोहित से कहती है, आप मोटरसाइकिल निकालिए। कजरी कहती है, नहीं बहू, आज तुम्हारा व्रत है, इसलिए तुम यहीं रुको। मोहित मुझे छोड़ आएगा बस स्टॉप, और मुझे कुछ नहीं सुनना। तब मोहित मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है, मगर मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर लिख कर देता हूँ, आप किसी के मोबाइल से फ़ोन लगा लेना और मुझे बता देना। कजरी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब चल। थोड़ी देर में मोहित कजरी को मोटरसाइकिल से बस स्टॉप लेकर जाता है। कुछ देर बाद राधिका बाथरूम के पास गर्म पानी की बाल्टी रखती है। तभी बाइक से मोहित आ जाता है। बाइक को एक तरफ खड़ी कर राधिका के पास आकर कहता है, मैंने माँ से इतना कहा कि मैं भी उनके साथ चला जाऊं, मगर मानी ही नहीं। राधिका कहती हैं, अब आप नहा लीजिए, मैंने पानी रख दिया है। फिर मोहित कमरे में जाकर अपनी शर्ट उतारता है। कमरे में बच्चा सो रहा है। तभी राधिका की नज़र मोहित की पीठ पर पड़ती है, जिस पर एक हाथ के पंजे का निशान बना है। यह देख राधिका कहती है, यह क्या हुआ है। तब मोहित कांच में पीठ को देखकर कहता है, यह तो बहुत अजीब है, जैसे किसी का हाथ हो। राधिका कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर यह हुआ कैसे, क्या आपको दर्द भी नहीं हो रहा। मोहित कहता है, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे लगता है हमें अब बाबा की मदद लेनी चाहिए, मैं इसी वक्त जंगल जा रहा हूँ। राधिका डरते हुए कहती है, क्या सब ठीक होगा ना। मोहित कहता है, यह सब मैं आकर बताऊंगा, मुझे इसी वक्त जंगल जाना होगा, और मोबाइल देकर कहता है, इसे चार्ज पर लगा दो। फिर मोहित फिर से शर्ट पहनकर बाइक से निकल पड़ता है। राधिका भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद शहर के अस्पताल में कजरी पहुंच जाती है। कजरी रिसेप्शन के पास आती है और वहां बैठी लड़की से पूछती है, नारायणी देवी कहाँ पर है। इस पर वह लड़की कहती है, वो रूम नंबर 303 में है। कजरी उस तरफ चल पड़ती है। सामने से एक स्ट्रेचर पर किसी लाश को 3-4 लोग लेकर आ रहे हैं।
कजरी अपनी माँ को लेकर बहुत घबराई हुई है। कजरी उस लाश के बगल से गुजरती है, तभी वह मरा आदमी कजरी का हाथ पकड़ लेता है। यह देख सभी डर जाते हैं। कजरी के होश उड़ जाते हैं। वह आदमी भयानक आवाज के साथ कहता है, काकी आप घर चली जाओ, आपकी जरूरत है। कजरी डर के मारे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। डॉक्टर, नर्स और उस लाश के परिवार वाले सभी अचरज में पड़ जाते हैं। अगले ही पल वह लाश फिर से ऐसी हो जाती है मानो उसने कोई हरकत ना की हो। उधर मोहित जंगल में पहुंच जाता है। अपनी बाइक को बाहर खड़ी कर जंगल के बीच एक खंडर घर में आता है, जिसे देख मोहित सोचता है, बाबा ऐसी जगह में कैसे रह सकते हैं? यह तो भूतहा जगह लग रही है। जैसे ही मोहित अंदर जाता है, वहां आसपास मशाले जल रही हैं और एक आदमी काले कपड़े पहने, जिसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी है, गले में कंकाल की माला पहने हैं। तब मोहित अचरज में पड़कर कहता है, आप कोई साधु बाबा नहीं बल्कि काला जादू करने वाले तांत्रिक हो। तब तांत्रिक अग्नि कुंड के सामने से खड़ा होता है और कहता है, मुझे तेरा नहीं, तेरी पत्नी का इंतजार था। तब मोहित आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या मतलब है तेरा? तूने यह ढोंग क्यों किया? चाहता क्या है? तब तांत्रिक कहता है, मैंने तेरे गांव में 2 खूबसूरत महिलाएं देखी। उसमें से एक तेरी पत्नी राधिका, जिसका रूप मुझे दीवाना कर गया। इसलिए मुझे सिर्फ तेरी पत्नी चाहिए। मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना हूँ। सुना है आज करवा चौथ है, इसलिए तेरी पत्नी की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और इसी का मुझे इंतजार था। तब मोहित कहता है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। जो कुछ भी मेरे घर पर हो रहा था वह सब तेरे काले जादू का असर था। मैं तो तेरे पास मदद के लिए आया था, मगर मुसीबत तो तू खुद है। तब तांत्रिक अपनी हवस की हंसी हंसते हुए कहता है, देखना बेटा, मेरी राधिका की खूबसूरती पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तब मोहित जल्दी से यहाँ से भागना चाहता है और अपनी बाइक तक पहुंच जाता है। मोहित बाइक से घर की ओर निकल पड़ता है। उधर अस्पताल में कजरी अपने रोते हुए भाइयों के पास आती है। उन्हें रोता देख समझ जाती है। कजरी की आंखें नम हो जाती हैं और कहती हैं, माँ कहाँ है? तब उसका भाई जीवन कहता है, वह मुर्दा घर में है, जाकर देख लो। तब कजरी अकेली उस कमरे में जाती है जहां स्ट्रेचर पर लाशें लेटी हैं। कजरी सब तरफ देखती है, मगर उसे उसकी माँ की लाश नहीं दिखती। अचानक लाइट बंद हो जाती है। कजरी थोड़ी सहम जाती है। लाइट फिर से अचानक जलती है तो देखती है सामने उसकी माँ खड़ी है। यह देख कजरी बहुत डर जाती है और कहती है, माँ आप ठीक हो? तब कजरी की माँ कहती है, देखो मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारे पास। तुम्हें जल्दी ही घर जाना होगा। अपने परिवार की रक्षा करो। वह उस तांत्रिक और उसके शैतान के चंगुल में फंसा जा रहा है। आज बहुत मुश्किल से मुझे तुम्हें यह बताने का मौका मिला है। कजरी डर के मारे कमरे से बाहर जाने लगती है, मगर अचानक दरवाजा लग जाता है। तब उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, आप मेरा यकीन कीजिए काकी, मैं आपकी माँ नहीं, मैं ललिता हूँ जो मर चुकी हूँ। कजरी पसीने में तरबतर हो चुकी है और हकलाते हुए पूछती है, यह क्या बकवास कर रही हो माँ? तब उसकी माँ कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब तुम्हारी माँ के शरीर में मेरी यानी ललिता की आत्मा है और मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। मैंने गांव में बहुत आने की कोशिश की, मगर उस तांत्रिक का शैतान मुझे उस गांव में नहीं आने देता और अब उसकी नज़र तुम्हारी बहू पर है। आज रात वह उसके साथ गलत करेगा। कजरी कहती है, उस दिन तुम मेरे घर के सामने आकर कैसे? हुआ क्या था उस रात? तब ललिता की आत्मा उसकी माँ के अंदर से कहती है, जिसे हम बाबा कहते हैं, असल में वह काला जादू करने वाला तांत्रिक है। उसने मुझे वह अगरबत्ती दी और उसके जलाते ही मैं उसके वश में हो गई और रात को जंगल की ओर चली गई। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और वहीं मार डाला ताकि किसी को कुछ ना बता सकूं। और सुबह मैं आपके घर के सामने आई थी। असल में वह मैं नहीं थी, बल्कि मेरे शरीर के अंदर उस तांत्रिक का शैतान था, जो कि अब आपके घर में है। आपको जल्द से जल्द घर जाना होगा
और मुझे इस दुनिया से। इतना कहते ही ललिता की आत्मा तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है और उसकी मां का शरीर जमीन पर गिर जाता है। कजरी धर्म संकट में पड़ जाती है। वह सोचती है कि उसकी मां की लाश के पास रुके या उसकी बहू की जान बचाए। कजरी घर जाने का फैसला करती है। उधर मोहित बाइक से घर पहुंच जाता है। बाइक बाहर खड़ी कर जल्दी से कमरे में पहुंचता है तो देखता है राधिका और उसका बच्चा दोनों सो रहे हैं। मोहित की नजर पर्दे के पीछे पड़ती है जहां कोई खड़ा है। उसकी गुर्राहट मोहित साफ साफ सुन पा रहा है। मोहित डरते हुए कहता है, राधिका जल्दी उठो, हमें यहां से जाना है। तभी अचानक वह पर्दा ऊपर उठता है, मानो कोई उसके पीछे से निकलकर मोहित पर हमला करता है और मोहित वहीं पर गिर जाता है। यह आवाज सुन राधिका उठती है और मोहित को जमीन पर गिरा देख चौंक जाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। अचानक मोहित आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हैं। राधिका को यह सब अजीब लगता है। मोहित खड़ा होता है। मोहित के हाव भाव अलग लग रहे हैं, मानो उस पर कोई और हावी हो गया हो। राधिका पूछती है, क्या हुआ था आपको और बाबा ने क्या कहा? तब मोहित अलग ही आवाज में कहता है, आज शाम तक ठीक होगा सब। शाम हो चुकी है, तुम्हें करवा चौथ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब राधिका मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, आप मुन्ना के पास रहिए, मैं जा रही हूँ। राधिका कमरे से बाहर आती है। तभी मोहित के कमरे में चार्जर पर लगा मोबाइल बजने लगता है। मोहित फोन उठाकर कान के पास लगाता है। उधर से कजरी फोन पर कहती है, बेटा जितना भी जल्दी हो सके उस गांव से बाहर आ जाओ, तुम सबकी जान खतरे में है। वह कोई बाबा नहीं बल्कि एक तांत्रिक है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब मोहित कहता है, चुप कर, तेरे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। अब इतना कहकर मोहित मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। शाम के 8 बजे हैं। राधिका खाना बनाने के बाद किचन से बाहर आती आंगन में रखे मोहित के जूतों को देख सोचती है, इन जूतों पर वैसी ही मिट्टी लगी है जैसी मिट्टी कल रात माझी के चप्पल पर लगी थी। शायद कल रात माझी भी जंगल गई थी, मगर क्यों? उधर कजरी बस में बैठी हुई है। कजरी डरते हुए सोचती है, भगवान करे सब ठीक हो घर पर। मैं बेवकूफ़ थी जो उस तांत्रिक की बातों में आ गई, क्योंकि उसने उस वक्त बाबा की पोशाक पहन रखी थी। अगर बहू ने उस इत्र को अपने ऊपर छिड़क लिया तो बहू भी उस तांत्रिक के बस में हो जाएगी। उधर राधिका अपने कमरे में तैयार हो चुकी है, खुद को आईने में निहार रही है। तभी राधिका की नज़र उस इत्र की बोतल पर पड़ती है। उसे उठाकर सोचती है, माँ जी मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं, शायद इस बोतल में कुछ गलत है। फिर राधिका बिना सोचे समझे बोतल को खिड़की से फेंक देती है, जो बड़े से पत्थर पर गिरते ही टूट जाती है। फिर राधिका कमरे से बाहर आती है। अंधेरे में खड़े मोहित को देख राधिका अचानक डर जाती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, आप हो, मैं तो डर ही गई थी। वैसे आपने मामा जी के पास फोन लगाया? माँ जी कहाँ हैं और नानी जी कैसी हैं? मोहित धीरे से कहता है, सब ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राधिका कहती है, ठीक है, बताइए। मोहित कहता है, यहाँ नहीं, नदी के पास। राधिका मुस्कुराकर सोचती है, लगता है मोहित जी ने कोई सरप्राइज रखा है मेरे लिए। फिर हामी भरते हुए कहती है, ठीक है, तो हम चलते हैं, मुन्ना को भी ले आती हूँ, वरना उसका ख्याल कौन रखेगा। मोहित कहता है, ठीक है, मैं बाइक पर इंतजार कर रहा हूँ। अगले 5 मिनट में मोहित राधिका और बच्चे को लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है, जो जंगल के ही पास ही है। अगले 5 मिनट बाद कजरी दौड़ते हुए घर आ जाती है। घबराते हुए देखती है कि दरवाजा लगा हुआ है और घर पर कोई नहीं है। कजरी सोचती है, इसका मतलब वह लोग जंगल में होंगे। शायद बहू ने उस इत्र का उपयोग कर लिया, जिससे वह उसके बस में हो गई होगी। अगले ही पल कजरी को कुछ सुनाई देता है, मानो कोई बड़ा पत्थर लुढ़क रहा हो। कजरी नजरअंदाज करते हुए तुलसी के पौधे के पास आकर लोटा उठाती है। उधर मोहित नदी के पास पहुंच जाता है। तब राधिका कहती है, नदी तक तो हम पहुंच गए,
अब आगे कहाँ जाना है? फिर मोहित बाइक की स्पीड बढ़ाकर कहता है, बस थोड़ा और। फिर वे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। मोहित बाइक रोकता है और बच्चे को गोद में लेता है। राधिका कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं हम बाबा के पास तो नहीं? अगले ही पल मोहित कहीं नजर नहीं आता और बच्चा भी। यह देख राधिका डर जाती है और मोहित को आवाज देती हुए कहती है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। राधिका मोहित को ढूंढते हुए उस खंडर घर के सामने पहुंच जाती है और डरते हुए सोचती है, कहीं यह सब उस ढोंगी बाबा का प्लान तो नहीं। राधिका अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस के पास फोन लगाकर उन्हें जंगल में आने को कहती है। फोन कट करने के बाद राधिका जल्द से जल्द इस खंडर और जंगल से दूर जाने की कोशिश करती है, मगर तभी बच्चे की रोने की आवाज खंडर से आती है। यह सुन राधिका अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है और बिना कुछ सोचे खंडर के अंदर दाखिल हो जाती है। राधिका का सामना उस तांत्रिक से होता है जिसकी गोद में मुन्ना है। राधिका कहती है, तो सचमुच तुम ढोंगी निकली। तब तांत्रिक कहता है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना था, बस आज रात की तो बात है। तब राधिका कहती है, इसका मतलब तूने यह सब अपनी हवस के लिए किया और अब तू अपनी हवस की आग को मेरे जरिए मिटाना चाहता है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तब राधिका दीवार पर टंगी तलवार हाथ में ले लेती है और खुद की गर्दन पर रखकर कहती है, मेरे मरने के बाद तू हार जाएगा, क्योंकि फिर मैं तेरे लिए लायक नहीं रहूंगी। तभी राधिका के पीछे से अचानक मोहित तलवार पकड़ लेता है और फेंक देता है। यह देख राधिका गुस्सा होकर कहती है, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? तब तांत्रिक हंसते हुए कहता है, यह तेरा पति नहीं है, क्योंकि इस वक्त तेरे पति की आत्मा पर मेरा शैतान हावी है और शरीर पर भी। इसके अंदर वही शैतान है जो तुझे इन 5 दिनों से डरा रहा था। तब राधिका मोहित से कहती है, होश में आइए, हमारा बेटा और हम मुसीबत में है, मदद चाहिए। तब तांत्रिक कहता है, बहुत हुआ, अब चुप मेरे साथ उस कमरे में चल, और बेटा मेरे हाथों से मार जाएगा। अपने बच्चे को राधिका हुई में उस कमरे की तरफ चल देती है। ये तांत्रिक खुश होने लगता है। राधिका कमरे में पहुंच जाती है। तांत्रिक बच्चे को जमीन पर लिटाकर राधिका के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है। राधिका रोते हुए कहती है, ऐसा मत करो। तांत्रिक कहता है, अगर तुमने भी उस दिन मुझसे वश में करने वाली सामग्री ले ली होती तो सब कुछ आसानी से हो जाता, जैसा ललिता के साथ हुआ था। तभी मोहित के पीछे कजरी आ जाती है, अपने हाथ में रखे गंगा जल को मोहित के ऊपर डाल देती है, जिससे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है। अचानक मोहित होश में आ जाता है और आसपास देख सोचता है, मैं यहाँ कैसे? तब कजरी कहती है, बेटा बहू कहाँ है? तभी राधिका के रोने की आवाज कमरे से आती है। यह सुन मोहित और कजरी कमरे की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी सामने काले कपड़े पहने एक औरत, जिसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ है, उस कपड़े से उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। तभी मोहित कजरी को पीछे करते हुए कहता है, इसे मैं संभालता हूँ। अचानक वह औरत अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाती है, जिससे मोहित हवा में पीछे की ओर गिर जाता है। कजरी मोहित को उठाती है और कहती है, यह क्या भला है? मोहित कहराते हुए कहता है, यह उस तांत्रिक का ही शैतान है, मगर अब वह शैतान नजर नहीं आता। तब मोहित और कजरी फिर से राधिका की ओर जाते हैं। अचानक कजरी गिर जाती है, उसका पैर वही शैतान पकड़ लेता है। कमरे में तांत्रिक राधिका की साड़ी निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां मोहित आ जाता है और तांत्रिक को पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दे देता है। राधिका खुद को संभालते हुए उठती है। तब तांत्रिक बच्चे के गले के पास खंजर रखकर कहता है, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना अंजाम तू जानता है। तब मोहित बेबस होकर कहता है, उसे छोड़ दे। राधिका रोते हुए कहती है, ठीक है, यह यहां से चले जाएंगी। तब मोहित दीवार पर लगी मशाल निकाल कर कहता है, तुम्हें मेरी पत्नी की खूबसूरती अच्छी लगती है ना? ठीक है। इतना कहते ही मोहित मशाल की आग से
राधिका के एक तरफ के चेहरे को जला देता है। आग की जलन के मारे राधिका की चीख निकल जाती है। यह देख तांत्रिक अपना आपा खो देता है और कहता है, यह तूने बहुत गलत किया, इसकी कीमत तुझे अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। तभी अचानक शैतान मोहित के पीछे से उसका गला पकड़ लेता है। कजरी इस कमरे में आती है। कजरी को देख तांत्रिक मुस्कुरा कर कहता है, तू फिर आ गई। कजरी कहती है, छोड़ दो मेरे बेटे को। तब तांत्रिक शैतान की तरफ छोड़ने का इशारा करते हुए कहता है, छोड़ दो इसे, वैसे भी यह अपनी माँ की करतूत सुनकर खुद को मार लेगा। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कजरी कहती है, क्या बकवास कर रहे हो। तब तांत्रिक कहता है, तुमने अपने बेटे और बहू को नहीं बताया? कल रात तुम मेरे पास आई थी। कजरी कहती है, हाँ मैं आई थी, क्योंकि मुझे लगा तू हमारी मदद करेगा उस बुरी आत्मा से, इसलिए तूने मुझे वह इत्र की बोतल दी और फिर मैं चली गई। तांत्रिक हंसते हुए कहता है, यह तो तब की बात है जब तू होश में थी, लेकिन जब तू मेरे बस में हो गई थी तब मैंने वही किया जो मैंने ललिता के साथ किया था, मगर तुझे कुछ पता नहीं चल सका। यह सुनते ही मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कजरी कहती है, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो तुझे पता चल ही जाएगा। तब मोहित गुस्सा होकर तांत्रिक को मारने के लिए आता है, मगर काला साया शैतान के एक इशारे में ही उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। राधिका बच्चे को तांत्रिक से छीन लेती है। कजरी और राधिका मोहित के पास आकर उसे उठाती है। तब तांत्रिक और वह शैतान इनके सामने खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक सभी को खत्म करने का हुक्म देता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर तांत्रिक की तरफ बंदूक तानकर कहता है, रुक जाओ वहीं। मगर तांत्रिक मुस्कुराकर कहता है, शुरुआत इस पुलिस वाले से करो। जैसे ही इंस्पेक्टर गोली चलाता है, मगर शैतान की शक्तियों के मारे कोई असर नहीं होता। यह देख इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं होता। तब हवलदार कहता है, सर यह तो बहुत ताकतवर है, इसे हम नहीं हरा पाएंगे। तब मोहित इंस्पेक्टर से कहता है, सर यही वह कातिल है, इसी ने ललिता का बलात्कार किया और उसे मार डाला। तब तांत्रिक कहता है, ऐसा करने से मेरी ताकत बढ़ती है, इसलिए मैं आज इतना ताकतवर हूं, मुझे तुम लोग नहीं हरा पाओगे। तब उस शैतानी काले साए की दहाड़ से हवलदार दूर जा गिरता है, जिससे उसका सिर फूट जाता है। यह देख इंस्पेक्टर डर जाता है। वह शैतान मोहित को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां की धरती कांपने लगती है, मानो कोई भूकंप आ रहा हो, और एक बड़ा सा पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कता हुआ आता है और तांत्रिक को कुचलता हुआ वहीं रुक जाता है। यह देख सभी हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक की मौत से वह शैतान भी आजाद हो जाता है। पत्थर को देख कजरी कहती है, यह तो हमारे घर के पीछे वाला पत्थर है, यहाँ कैसे आया। तब राधिका कहती है, मैंने वह इत्र की बोतल इस पत्थर पर ही फेंकी थी, शायद यह पत्थर इस तांत्रिक के तंत्र की वजह से तांत्रिक के बस में हो गया हो और इसी की ओर खींचा चला आया। तब कजरी कहती है, अगर वह इत्र तुम अपने ऊपर छिड़क लेती तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। तब मोहित कहता है, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा ही चेहरा जला दिया। राधिका कहती है, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं, जो कुछ किया आपने अच्छे के लिए किया और अब सब ठीक हो गया। तब इंस्पेक्टर कहता है, आप लोग घर जाइए, यहाँ जो कुछ भी हुआ वह विश्वास करने लायक नहीं, हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे केस को अपने हिसाब से सभी के सामने रखना होगा। आधे घंटे बाद राधिका छत पर मोहित की पूजा कर रही है। फिर मोहित राधिका को अपने हाथों से पानी पिलाता है। इस तरह राधिका अपना व्रत खोलती है। 3 महीने बाद राधिका कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने जले चेहरे को देखकर कुछ सोच रही है। तभी पीछे से मोहित आता है और राधिका को अपनी बाहों में लेकर कहता है, क्या सोच रही हो। राधिका गंभीर होकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी सुंदरता हम सभी के लिए अभिशाप साबित होगी। मोहित मुस्कुरा कर कहता है, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, कभी खुद को इसके लिए कोसना मत।
कजरी अपने कमरे में बच्चे को गोद में खिला रही है। तभी उसे उसके पेट में अजीब लगता है। कजरी बाथरूम की तरफ जाती है और उल्टियां करने लगती है। यह देख कजरी डर जाती है और सोचती है ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।